गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और जो आज हमारा लेक्चर 31 है और ब्रांच अकाउंट्स हम लोग कर रहे थे, उसमें डिपेंडेंट हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। डिपेंडेंट ब्रांच में हमने 3 टॉपिक कर लिए। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है याद है ना? वो ब्रांचेस जिसमें बुक्स मेंटेन हेड ऑफिस करता है। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं जिससे हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन करता है? डेटर मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है और फाइनल अकाउंट मेथड है। ये 3 मेथड्स हैं जिसके मदद से हेड ऑफिस ब्रांच की बुक्स मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा एक होलसेल ब्रांच का कंसेप्ट भी है। होती तो ये भी डिपेंडेंट ब्रांच है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आइए मैं डिस्कस करता हूँ कि होलसेल ब्रांच होती क्या है। देखो, ये हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ना इस केस में जनरली मैन्युफैक्चरर होता है। जनरली वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर है तो एक खुद सेल नहीं करता जनरली। वो एक ब्रांच को इंपोर्ट हायर कर ब्रांच को एस्टेब्लिश कर लेता है और ब्रांच को वो होलसेल प्राइस पे माल सप्लाई करता है, होलसेल प्राइस पे। और ब्रांच आगे जाके रिटेल प्राइस पे माल सप्लाई करती है। बुक्स हेड ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है इन दिस केस आल्सो। बट जब वो ब्रांच को सेल करता है ना, वो उसे सेल ट्रीट कर लेता है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रांच को माल सप्लाई करते थे, ब्रांच आके बेचता था तो जाके प्रॉफिट कंसीडर किया जाता था। अब क्या हो रहा है कि हेड ऑफिस ब्रांच को माल सप्लाई करेगा तो वो अपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? होलसेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये उसके हेड ऑफिस का प्रॉफिट हो जाएगा और ब्रांच का प्रॉफिट होगा रिटेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस। इन दोनों को जोड़ के टोटल प्रॉफिट आएगा उसको। जैसे उस दिन आप बहस कर रहे थे कि ये वाली चीज होनी चाहिए, यहां पर होती है ये कि यहां पर ब्रांच का प्रॉफिट अलग निकाला जाता है। अगर मैंने ब्रांच को बेच दिया तो मैं मानूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो गया। अर्लियर नहीं होता था। बाकी की डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता था कि मैं आप माल सप्लाई करता था तो लोडिंग हटा देता था, क्योंकि वो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो जस्ट इनवॉइसिंग करने का तरीका है। लेकिन जब आप एक्चुअल में सेल करते थे तब प्रॉफिट कंसीडर होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस जब आपको गुड्स देगा तो वो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा और फिर आगे ब्रांच भी अपना प्रॉफिट कमाएगा। जो एंड में माल बच गया उस पर स्टॉक रिजर्व हटा देगा वो। इस तरीके से हेड ऑफिस बुक्स मेंटेन करता है। होती ये भी डिपेंडेंट ब्रांच है। तो यहाँ पे लोडिंग नहीं हटाई जाएगी। मतलब ये हुआ जैसे ये आपका हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे ब्रांच, कई बार इसको स्टॉक अकाउंट भी बोल देते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल देते हैं। ब्रांच का स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। ये हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओपनिंग स्टॉक आएगा यहां पर। और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, परचेज वगैरह, जो रॉ मटेरियल, लेबर की एक्सपेंसेस वगैरह उसने चीज बना दी। तो इस केस में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करते जनरली। वो अपनी होलसेल ब्रांच के थ्रू सेल करते हैं। कस्टमर डायरेक्ट डील नहीं करता ऐसी ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ। तो वो क्या करते हैं? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। उनकी अपनी सेल हो सकती है बट वो सेल भी होलसेल प्राइस पर ही होगी। जैसे गुड़ मंडी में चले जाओ आप, तो वहां पे पहले क्या होता था, आज से 10 12 15 साल पहले, तो वो लोग रिटेल कस्टमर को माल नहीं बेचते थे, होलसेलर रिटेलर को देता था। अगर अगर बंदा रिटेल कस्टमर सीधा चला जाए तो वो देता नहीं था। क्यों नहीं देता था? इसलिए नहीं देता था कि अगर सीधा रिटेलर को देने लगेगा तो रिटेल की दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि उसने, और अगर उसको देना भी पड़े तो रिटेल प्राइस पे देता था। अगर होलसेलर है, पता है ना आपको गुड़ मंडी में होलसेलर है,
तो उसमें क्या होता था कि वो जहां से भी माल आता था तो होलसेलर के पास आता था, होलसेलर आगे रिटेलर करियाने की दुकानों को देता था, रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता था। और अगर बाई चांस कस्टमर सीधा होलसेलर के पास चला भी जाए तो भी वो या तो उसको माल देता नहीं था, या देता था तो उसे रिटेल प्राइस पर ही देता था, ताकि जो होलसेलर वो जो रिटेलर है वो बचा रहे। तो बंदा कहता है कि वहां जाके भी सेम प्राइस पर मिल रहा है तो रिटेल दुकान से खरीद लें। बाद में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया और ये होलसेलर ही रिटेल का काम भी करने लग गए। अब जो कस्टमर सीधा आता है उसको होलसेल प्राइस पे पकड़ा देते हैं, तो कस्टमर सीधा गुड़ मंडी पे जाके खरीदता है या त्रिपड़ी से जाके खरीद लेता है, होलसेलर की दुकानें हैं वहां पर, इसलिए करियाने की दुकानें चलनी बंद हो गई हैं। तो मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है अगर कस्टमर सीधा आएगा भी तो रिटेल प्राइस पर मिलेगा उसको, अगर उसकी सेल होगी भी तो वो रिटेल प्राइस पर होगी, और ये वाली सेल वो होलसेल प्राइस पर होगा। सेल ट्रीट कर लेगा ऐसे। अर्लियर क्या होता था, यहाँ कॉस्ट डाली जाती थी, है ना। अभी बाद में, इससे पहले जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती थी उसमें हम लोग क्या करते थे, हम बाय वाली एंट्री में कॉस्ट की एंट्री करते थे, गुड्स एंड टू ब्रांच में कॉस्ट रिकॉर्ड करते थे कि इतनी गुड्स तो मैंने बेचे ही नहीं है, ये तो मैंने ब्रांच को बेचे हैं, तो ब्रांच का जो भी प्रॉफिट लॉस आता था बाद में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो आप देखिए कुछ प्रॉफिट तो मैंने यहीं पे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कितना प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया होलसेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। आपको तो आदतें होंगी ना, है ना। ये जंग चल रही है वर्ल्ड वॉर 2। चलो, जिनको नहीं पता वो सोचें क्या है ये, जिनको पता है चुप करके बैठे रहे। तो ये वाला हो गया, नीचे नहीं आता कोई, टेंशन मत लो। क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर इसको प्रॉफिट आएगा, ठीक। अब आगे अगर चलोगे आप, बाय जीपी, और जो ब्रांच प्रॉफिट कमाएगी वो यहां आ जाएगा, ठीक, टू अदर एक्सपेंसेस, टू स्टॉक रिजर्व। जो माल ब्रांच बेच नहीं पाई, एक मिनट इसको ना नीचे हटा देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब बाकी ये खर्चे भी तो होंगे। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में देखो, एक ये वाला प्रॉफिट हो चुका है और जो इसने रिटेल प्राइस पर बेचा है माइनस कॉस्ट प्राइस पे, ये दोनों प्रॉफिट आ गए। मैंने बोला ना जनरली ये अमाउंट नील होती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सीधा रिटेलर को बहुत नहीं बेचता, अगर वो बेचेगा भी तो रिटेल प्राइस पर बेचेगा, वो कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा अपनी होलसेल ब्रांच का। ऐसे तो फिर अगर होलसेल ब्रांच का कॉम्पिटिटर बन गया तो बंदा होलसेलर को बाईपास करेगा और सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद लेगा। तो अगर उसको बेचेगा तो क्या बनेगा, वो सेल रिटेल प्राइस पर बेचेगा, तो बंदा कहता है कि मैन्युफैक्चरर के जाने से के पास मत जाओ, होलसेल ब्रांच से सीधा ले लो, सेम प्राइस है। तो इससे जीपी आता है उसको। जो ये जीपी है ना, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बेसिकली उसने ब्रांच से कमाया हुआ है, क्योंकि ब्रांच को उसने माल होलसेल प्राइस पे दे दिया, तो वो वाला प्रॉफिट है। इससे पहले वाली जो मेथड थे ना डिपेंडेंट ब्रांच के, उसमें ये जो प्रॉफिट आता है ना यहाँ पर, वो सिर्फ जो कस्टमर को बेच के आता था, क्योंकि जो गुड्स सेंट है वो तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाते थे, उसका तो फैक्ट खत्म हो जाता था ट्रेडिंग से। बट यहाँ पर ये सेल ट्रीट कर रहा है, होलसेल ब्रांच को ये सेल ट्रीट करते हैं। उसके बाद आ गया टू अदर एक्सपेंसेस, ये हेड ऑफिस के बाकी के खर्चे। बाय ब्रांच प्रॉफिट, जो ब्रांच ने प्रॉफिट कमा के दिया। अब देखो, ये वाला वो कौन सा प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, जो रिटेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस वाला प्रॉफिट है। कुछ प्रॉफिट यहां ले लिया, कुछ प्रॉफिट यहां ले गया।
यानी कि अगर मैंने 100 चीज कमाई तो आपको 120 में दी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट मैंने यहां कमा लिया। और आपको बेचा कि आपने आपने बोला कि 200 में बेचो, 80 रुपए का प्रॉफिट मैंने यहां कमा लिया, जो ऑफ नेट ऑफ एक्सपेंस खर्चे माइनस करके। ठीक है, तो ब्रांच का ये, और अदर मेथड में क्या होता था, ब्रांच का सारा प्रॉफिट यहां आता था। अब उसने दो हिस्सों में प्रॉफिट कमा लिया, एक पहले वो ब्रांच को बेचेगा और फिर ब्रांच आगे बेचेगी। तो पहले जब वो ब्रांच को बेच रहा है तब भी वो प्रॉफिट, ब्रांच को थर्ड पार्टी ट्रीट कर रहा है वो, तो ब्रांच से भी प्रॉफिट ले रहा है और फिर आगे फर्दर जब ब्रांच बेच रही है तो वहां से ऑफ कोर्स जब ब्रांच का प्रॉफिट नेट फाइनल आएगा वो भी तो आएगा यहाँ पर। और एक बार बताओ, जरूरी थोड़ा ना है कि जितने गुड्स मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए वो सारे बिक भी जाएंगे। कुछ गुड्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जो मैंने आपको दिए वो बिके ना हो, उस पर प्रॉफिट अनलाइज हो गया, उसका स्टॉक रिजर्व हटा दो। स्टॉक रिजर्व इस वाले प्रॉफिट में से हटेगा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट तो जितने बिके उसी पे आया होगा ना, और ये वाला प्रॉफिट किस पे आया होगा, सारे पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, बिके हो ना बिके हो। जो बिक गए उसका प्रॉफिट तो रिलाइज हो गया, जो नहीं बिका उसका कम कर दिया स्टॉक रिजर्व जाके, और ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा हेड ऑफिस का। ये हेड ऑफिस ने ट्रीट कर लिया, ब्रांच को सेपरेट एंटिटी ट्रीट कर लिया, वो भी सेपरेट पर्सन है ये। अब क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच की बुक्स भी खुद ही मेंटेन करेगा। जनरली ना ऐसा ऐसा इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में ये सिस्टम होता है कि हम ब्रांच को अलग ट्रीट करते हैं और सेल ट्रीट कर लेते हैं, ब्रांच अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच की बुक्स भी खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। तो जब ब्रांच की बुक्स मेंटेन करोगे तो ब्रांच में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, या ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहां पर गुड्स रिसीव्ड आ जाएंगे, ये होलसेल प्राइस पर आएंगे, किससे आएंगे, हेड ऑफिस से आगे, सेल ट्रीट कर ली ब्रांच की, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ब्रांच टू जीपी, प्रॉफिट आ गया, ब्रांच ने प्रॉफिट कमा लिया। ब्रांच का प्रॉफिट क्या होगा, ये भी होलसेल प्राइस पे, ये भी होलसेल प्राइस पे, ये सेल प्राइस पे, यानी कि सेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। और उसके बाद ब्रांच इसमें से क्या माइनस करेगी, अपने खर्चे, टू एक्सपेंसेस, और जिसका प्रॉफिट आएगा ब्रांच का वो हेड ऑफिस के खाते में रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने ऊपर किया था ये वाला। अब आप एक चीज देखो, ब्रांच अपने यहाँ स्टॉक रिजर्व नहीं हटा रहा कहीं पर भी, क्योंकि वो इन्वॉइसिंग कर ही नहीं रहा, उसके लिए जो हेड ऑफिस ने दे दिया वो कॉस्ट है। जनरली ऐसा डिपेंडेंट ब्रांचेस में होता है, बट होलसेल ब्रांच में है तो वो, सॉरी जनरली इंडिपेंडेंट में होता है, बट होलसेल ब्रांच डिपेंडेंट होने के बावजूद भी इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, स्टॉक रिजर्व कौन हटाएगा, हेड ऑफिस हटाएगा। पहले भी हेड ऑफिस हटाता था क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच थी, लेकिन वो ब्रांच की बुक्स में से हटाता था, ब्रांच की रिकॉर्ड में से हटाता था, लोडिंग का फैक्ट खत्म करने के लिए करता था। अब वो हटा रहा है, वो अनरलाइज प्रॉफिट को के लिए हटा रहा है, कि मैंने जो आपको बेचा था वो कस्टमर को पास ऑन नहीं हुआ, तो वो जो प्रॉफिट मैंने आपसे चार्ज किया था वो अनरलाइज हो गया, उसको हटाने के लिए वो अपनी बुक्स में स्टॉक रिजर्व रिकॉर्ड कर लेता है। पहले भी स्टॉक रिजर्व आता था, वो सिर्फ इसलिए आता था कि हेड ऑफिस को आप ब्रांच को दे रहा है तो उसमें लोडिंग चार्ज कर रहा है, तो वो कहता है मैं तो अपने बंदे को दे रहा हूं, मैं उस पर सेल ट्रीट नहीं करता था वहां पे, वो सिर्फ वॉइसिंग पर्पस के लिए वो लोडिंग कर रहा था, सेल ट्रीट करने के लिए वो लोडिंग नहीं कर रहा था, या वो सेल ट्रीट कर रहा है। और पहले क्या होता था कि ब्रांच को जनरली जिस प्राइस पे दिया जाता था उसी पे उसको बेचना होता था। अब क्या, उसको एक प्राइस पे दिया जा रहा है, उसको उसके आगे फर्दर आगे की प्राइस पे बेचना है, यानी कि उसको रिटेल प्राइस पे बेचना है, उसको होलसेल प्राइस पे मिलेगा, और मैन्युफैक्चर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा,
अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस पर्टिकुलरली द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सप्लाई गुड्स, ये छोटा सा टॉपिक है ना बट ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन है उसका पीछे, देख लेते हैं। हाँ, मतलब छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मिक्सचर्स है। ट्रीटमेंट ये करता है इंडिपेंडेंट की तरह, लेकिन बुक्स हेड ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस पर्टिकुलरली द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सप्लाई गुड्स टू इट्स रिटेल ब्रांच एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस होलसेल प्रॉफिट। मतलब मैं जो मेरी कॉस्ट आएगी उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ूंगा, उस पर मैं सप्लाई कर दूंगा। प्रॉफिट क्या रहेगा, सेल करेगी कौन, ब्रांच, ब्रांच का प्रॉफिट, और उसमें से होलसेल प्राइस जो उसको मिला उसकी कॉस्ट होगी, वो डिफरेंस उसका प्रॉफिट होगा। फॉर दिस पर्पस इट इज अज्यूम दैट मैन्युफैक्चरर वुड ऑलवेज बी एबल टू सेल गुड्स ऑन होलसेल टर्म, देयर बाय मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट आएगा वो इतना आएगा। जो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है शुरू में वो इतना आ जाएगा, और ब्रांच का प्रॉफिट इतना आएगा। ब्रांच के प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करके बाद में इसमें दोबारा ऐड कर देंगे उसको, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Many concern therefore invoice goods to such shops at wholesale price and determine profit and loss on sale of goods on this basis। मतलब वो आपको सेल ट्रीट कर लेता है और उसके में प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेता है। जो एंड में माल नहीं बिकता उसका स्टॉक रिजर्व हटा देता है। ठीक, द ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बात है, चाहे ब्रांच स्टॉक की बात कर लो आप ब्रांच ट्रेडिंग की बात कर लो। डेबिट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो गुड्स आए होलसेल प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, ये भी होलसेल प्राइस पर ही होगा, ये भी होलसेल प्राइस है। उसके बाद सेल हो रखी है, जो भी प्राइस पे सेल होगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी होलसेल प्राइस पर होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको प्रॉफिट आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर गुड्स खराब वगैरह हुए उसकी ट्रीटमेंट आपको आती है। थेफ्ट एक्सेट्रा आल्सो इज क्रेडिटेड टू द ब्रांच स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेटेड एट होलसेल प्राइस, क्योंकि लिए उसके लिए तो कॉस्ट ही है, ब्रांच के लिए तो कॉस्ट ही वो है। At this stage, the branch stock or trading account will reveal the amount of gross profit or loss. It is transferred to branch profit and loss account. On further being debited with expenses incurred at the shop, the wholesale price of the goods lost, the branch P&L account will disclose the net profit or loss at the shop. तो ब्रांच का प्रॉफिट लॉस आ गया वहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस द क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच हैज टू बी वैल्यूड एट होलसेल प्राइस, इट वुड बी नेसेसरी टू क्रिएट स्टॉक रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व किस लिए था, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच से होलसेल प्राइस वाला प्रॉफिट चार्ज किया, वो रिलाइज नहीं ना हुआ, क्योंकि कस्टमर को गुड्स पास ऑन नहीं हुए। देखो अगर तो कस्टमर को गुड्स पास ऑन हो जाते, 2 प्रॉफिट रिलाइज हो जाते, एक तो होलसेल और कॉस्ट वाला प्रॉफिट भी रिलाइज हो जाता, और रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस वाला प्रॉफिट भी रिलाइज हो जाता। तो जो रिटेल प्राइस और होलसेल वाला तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया प्रॉफिट, क्योंकि वो तो तब होता जब बिकता, लेकिन उन गुड्स के ऊपर हम होलसेल और कॉस्ट वाला प्रॉफिट तो रिकॉर्ड कर चुके हैं ना जब मैंने गुड्स सेंड किए थे। उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स तो हमारे पास वापस आ गए स्टॉक में, उसके लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेंगे। कहते भी नेसेसरी टू क्रिएट स्टॉक रिजर्व इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स होलसेल प्राइस एंड इट्स कॉस्ट बाय डेप्टिंग द अमाउंट इन द हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस। द स्टॉक रिजर्व इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड देन ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग का जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार।
करें जी क्वेश्चन को, देखिए मैसेज राहुल ऑपरेट ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% के ऊपर आप गुड्स भेजते हो किसको, होलसेल ब्रांच को। दिस आउटलेट सेल गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, ऊपर वो प्रॉफिट जोड़ के आगे फर्दर बेच देते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। क्या है, स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग 30,000 का, ठीक है, इसमें स्टॉक रिजर्व कितना होगा देखिए 30,000 के ऊपर इंटू 25/125, तो 20% हो गया, 6,000 हो गया। ये 6,000 कहां पर आना चाहिए, हेड ऑफिस के P&L में, बाय वाली साइड, बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है ना। चलिए, लेकिन ब्रांच के स्टॉक में कहां आएगा, या ट्रेडिंग में आएगा, 2 वाली साइड 30,000 पर ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है 30,000, ठीक। उसके बाद गुड्स इनवॉइस टू आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी होलसेल प्राइस पर है, गुड्स आ गया, स्टॉक अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो एक ही बात है, ठीक। इनवॉइस प्राइस, यहां लोडिंग नहीं हटानी है क्योंकि मैं सेल ट्रीट कर रहा हूं इसको। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 का, आउटलेट जो ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करेगा वो 20% है, किसका, जो भी उसको मिला, तो 100/20 करूं तो सेल कितने की होगी उसकी, 3 लाख की, हाँ क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा अभी, सेल पे जीपी आ रहा है ना, ओ यार एक मिनट, जीपी कैसे आ रहा होगा, जीपी इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस। जीपी अगर 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, एक बार बताओ 100 कॉस्ट है, 120 होलसेल प्राइस है, 125 और 145 150 आएगा, नहीं एक मिनट, इसका 20% 25% थोड़ा ना लेना है, सेल गुड रिटेल विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, इसका 20% कितना 25, हाँ ठीक है 150 आ गया, 150 है। अब ब्रांच के लिए ये कॉस्ट है, ये सेल प्राइस है, इसके डिफरेंस का जीपी है, जीपी 20% है, 20% जीपी किस पे है, कॉस्ट पे है, तो सेल पे कितनी होगी 1/6 होगी, तो 1/6/1 कर देते ना, 3,60,000 की सेल आ गई। देखो दोबारा, सेल गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, सेल की रेशियो कॉस्ट पर 25% है, सॉरी 20% है, 1/5 है, तो सेल पे कितनी होगी, देखो अगर कॉस्ट 5 है, अगर ब्रांच के लिए कॉस्ट 5 है और प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का, सेल प्राइस हो गया 6 रुपए का, अगर यही प्रॉफिट की बात मैं सेल प्राइस पे करूं तो 1/6 हो जाएगी ना, तो मतलब सेल प्राइस का 1/6 जो है वो जीपी है, और सेल प्राइस इज इक्वल टू जीपी इंटू 6/1, जीपी कितने 60,000, 60,000 को 6/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,60,000, ये देखिए सेल आ गई, ठीक, जीपी आ गया, क्लियर। उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर गिवन नहीं है, तो स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, लॉस बाय फायर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हाँ बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो सीधा और स्टॉक से भी निकाल सकते हो, 36,000, और ये आपका 18,000 का एबनॉर्मल लॉस आ गया, ये भी होलसेल प्राइस पर होगा। तो बाय वाली साइड तो डलेगा ही डलेगा, इसमें जुड़ा नहीं हुआ गुड्स रसीव में, ठीक है जी। आउटलेट अकाउंट हो गया,
आउटलेट का मतलब, स्टॉक आउटलेट का मतलब यही हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। जीपी निकाल लिया, सिंपल है, आप भूल जाओ, आप मानोगे आपको कॉस्ट पे मिल रही है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट की है आपने, कोई लोडिंग नहीं हटाई है आपने, कुछ नहीं करना। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में आपने एक तो गुड्स लॉस्ट वाली ट्रीटमेंट करनी है। ये रहा आपके लिए, तो यही कॉस्ट है ना, 18,000 माइनस कर दिया, पीएनएल में डाल दी। यही होता है ट्रीटमेंट। गुड्स लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग लॉस बाय फायर हो जाए, ये अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी नहीं, उठा के आप कहाँ डालोगे, आप पीएनएल में डालोगे। ठीक है, इसको लॉस ट्रीट कर लोगे। ये लॉस में से माइनस तो हो गया ब्रांच के प्रॉफिट। हम्म हम्म इसलिए जो बचेगा, जो नहीं बिकेगा, उसका स्टॉक है, हेड ऑफिस के पीएनएल में आएगा ना स्टॉक रिजर्व। ब्रांच के लिए तो जो मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट है, जिसपे वो बेच रहा है, वो उसके सेल प्राइस है, डिफरेंस उसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या कर रहा है वो। पीएनएल में खर्चे रिकॉर्ड करने, एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर 20,000, 20,000 के खर्चे हैं, उसके एक्सपेंस हो गए इतना, उसने 60,000 कमाया और ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हुआ होगा ये प्रॉफिट, हेड ऑफिस में। ठीक, तीसरा खाता उन्होंने बनाने को बोल दिया स्टॉक रिजर्व। अब देखो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 6,000, और ये कहां जाएगा, हेड ऑफिस पीएनएल 6,000, ये रिलाइज हो जाएगा इस बार। ठीक है, और क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा, कितने 3600 है, 36,000, इसका 20% है, वैसे 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे 20% हो जाएगा। ये बनेगा कहां से, बाय हेड ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस से 7,200। ये देखो, ठीक, आपने ट्रीट वैसे किया जैसे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच को ट्रीट करते हैं, लेकिन बुक्स हेड ऑफिस में ही बन रहा है। और यही शायद अगर बड़ी हो जाए तो इंडिपेंडेंट बना देंगे। कल को कोई बोले कि होलसेल ब्रांच डिपेंडेंट होती है तो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, अगर बड़ी होगी तो इंडिपेंडेंट कर देंगे। इंडिपेंडेंट देखो, ट्रीटमेंट तो सारी इंडिपेंडेंट की तरह ही हो रही है, कि मैं आपको बेच रहा हूँ, आप अपने खर्चे रिकॉर्ड करो, आपके लिए जो मैंने सेल किया वो कॉस्ट है, उसको प्रॉफिट निकाल के दो मुझे, जो नहीं बिकेगा उसका मैं स्टॉक रिजर्व हटा लूंगा। बस छोटी ब्रांच होने की वजह से बुक्स मैं ही मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन है तो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट होता तो मैं अपने आप को बेच के प्रॉफिट थोड़ा ना रिलाइज कर रहा होता, फिर तो मैं इनवॉइसिंग कर रहा होता, और इनवॉइसिंग का इफेक्ट हटा रहा होता पैरेलल साथ के साथ। और मैं प्रॉफिट तब रिकॉर्ड करता जब एक्चुअल में सेल होती, फिर मैं आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट ना रिकॉर्ड कर रहा होता। मैंने तो अभी मैं ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने आपको बेच दिया होलसेल प्राइस पे, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी ट्रीट कर ली। ट्रीटमेंट उस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्योंकि बुक्स में मेंटेन कर रहा हूं, इसे डिपेंडेंट के टॉपिक के अंदर ही कवर हो गया ये। ठीक है, ये देखो ना, टू गुड्स एंड टू आउटलेट है। और अगर ये यही इंडिपेंडेंट ब्रांच होती तो लिखा तो गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अगर ब्रांच अपनी बुक्स मेंटेन कर रही होती ना, ये अपने खाता खुद बना रही होती, तो क्या लिखती वो ये लिखती ना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। यही वो फर्क होता है। हमने लिखा ये किसका खाता है, ये ब्रांच का खाता है, और ब्रांच के खाते में डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट आ रहा है, तो मतलब इसे दिख रहा है कि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आइए इसमें एक्सरसाइज में भी इससे एक कल डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन रह गया था कि ये वाला क्वेश्चन था, ये दोनों कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, याद है? नया है। एट था ना? हाँ, 8th क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। खासे हो गए ना इकट्ठे। ये भी ज्ञानी हो गए होंगे ना पढ़ पढ़ के, नॉलेज आ गई होगी इनको। हैं? आप खुद करोगे कि मैं करवाऊं? कहाँ करोगे? आओ, अल्टीमेटली तो कराना ही है।
क्वेश्चन 8th, सबसे पहले हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये समझिए कि ब्रांच कोई सेपरेट पर्सन है और आप उसको सेल कर रहे हो। टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का स्टॉक है बताना जरा। 2,25,000। $2,25,000। अब ये इस बार बिक जाएगा तो इसका प्रॉफिट रिलाइज हो जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व। ये इस बार बिक जाएगा तो इसका प्रॉफिट रिलाइज हो जाएगा ना। अगर ये सेल होगी तो सेल इसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो रिलाइज हो जाएगा। तो कितना आएगा प्रॉफिट बताइए जरा, कितने परसेंट है? 80% प्रॉफिट है। अरे नहीं, कुछ और होगा। क्या लिखा है कि द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 80%। तो मतलब अगर 10 रुपए की चीज है, 8 का प्रॉफिट जोड़ के 18 की दे रहा हूं तो सेल प्राइस पे 8/18 होगा ना प्रॉफिट की परसेंटेज। 8/18 होगा ना सेल प्राइस पे। तो क्या बात कर रहे हो यार, देख लेना। अगर मैं 10 की चीज हूं, मेरी कॉस्ट है, मैं 8 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 18 रुपए का आपको दे रहा हूं, मेरे लिए मैं आपको 18 का बेच रहा हूं, हेड ऑफिस हूं मैं, तो मेरे लिए प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? मेरे लिए प्रॉफिट की परसेंटेज हो जाएगी 8/18। 8/18 इज माई प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज 8/18 हो जाएगी। और अगर मुझे ये 2 लाख, कहाँ गया ये वाला, इस पे प्रॉफिट हटाना होगा तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 2,25,000 इंटू 8/18, 1 लाख। ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा आपका, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा आपका। चलिए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इतनी अमाउंट कितनी आई है यहाँ पर, 1 लाख आएगा। कैसे आया? 2,25,000 इंटू 8/18, 2,25,000 इंटू 8/18। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आएगा, मैं उसे ट्रीट करूंगा कि ये सेल हो जाएगी। क्लियर है ना? उसके बाद ये पिछली बार का अनरलाइज प्रॉफिट हुआ होगा जो मैंने ब्रांच को दिया होगा, लेकिन ब्रांच से बिका नहीं होगा, तो अपने वाला जो प्रॉफिट मैंने चार्ज किया था वो हटा लिया एंड में जाके। ठीक है, फिर मैं गुड सेंड करूंगा, सॉरी परचेज है मेरी। हेड ऑफिस की परचेज बताना कितनी है? 25,50,000। क्या हेड ऑफिस की कोई सेल भी है? हेड ऑफिस ने सेल किसको किया होगा? सीधा कस्टमर को भी किया होगा। और ये किया किस पे होगा? रिटेल प्राइस पे ही किया होगा, होलसेल पे नहीं करेगा वो। ठीक है, बताओ कितना? 27,81,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना? 9,54,000। और ये होलसेल प्राइस ही होगा, ये होलसेल प्राइस होगा। ठीक है, और बाय वाली साइड आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कितना? अरे निकालना है कि नहीं है? नहीं है, निकालना तो नहीं पड़ेगा। देखिए कोई क्वेश्चन को पढ़े। द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 80%। The branch at Nagpur is wholly engaged in retail trade and the goods are sold to at cost to head office plus 100%, यानी कि 200 का। 100 की चीज 180 की उनको मिलती है और 200 की वो बेचते हैं। ठीक है, 10% हो गया उन सेल प्राइस। 100 की चीज 180 में उनको मिलती है, वो बेचते किस प्राइस पर है? हेड ऑफिस को जो कॉस्ट है उसमें 100% जोड़ के, मतलब 200। ठीक है, 10% हो गया अगर सेल प्राइस पे निकालोगे तो। You are required to prepare trading and profit and accounts of the head office and the branch for the year ended 31st March। तो अब आपको यहाँ पे स्टॉक नहीं पता,
आप स्टॉक निकाल भी नहीं पाओगे। रीजन क्या है कि सेल नहीं पता किस प्राइस पे कर रहा है हेड ऑफिस। अगर मुझे ना ये हेड ऑफिस किस प्राइस पे सेल कर रहा है पता होती ना, तो मैं उसका अगर स्टॉक होता तो निकाल लेता। तो यहां पर आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए 2 GP बताओ कितना। हम्म, मतलब ये भी होलसेल प्राइस है। अगर ये भी होलसेल प्राइस है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकाल के वर्किंग नोट में हेड ऑफिस का लिखा कि होलसेल प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस, ठीक। कॉस्ट पे मेंटेन कर रहा हूं मैं, क्योंकि हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक मुझे कॉस्ट पे चाहिए। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट पर कितना है, ओपनिंग स्टॉक 225, नहीं कितना है, नहीं ओ यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने गलत किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो स्टॉक रिजर्व हटाया ना, इस पे थोड़ा ना हटेगा, ब्रांच के स्टॉक पे हटेगा, ये गलत है। अपने स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व थोड़ा ना हटाऊंगा, जो ब्रांच के पास पड़ा होगा उस पर हटाऊंगा। ब्रांच का स्टॉक है नहीं ओपनिंग, ठीक है। तो 2,25,000 कॉस्ट है। समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने गलती की तो आपने भी ध्यान नहीं दिया कि अगर आप स्टॉक रिजर्व हटाओगे तो ब्रांच के स्टॉक पे हटाओगे ना, जो ब्रांच के पास है। अपने अपने स्टॉक पे थोड़ा ना हटाएंगे हम लोग, वो तो कॉस्ट पे ही होगा। जो मैंने ब्रांच को दिया होगा वो होलसेल प्राइस पे होगा, वो उसका प्रॉफिट अनरलाइज रहा होगा, तो उसका स्टॉक रिजर्व हटाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई कॉस्ट 2 लाख। गुड रिसीव हुए, परचेज की, सॉरी गुड्स परचेज, परचेज है मैन्युफैक्चरिंग है, परचेज ही है। हाँ जी 25 लाख 50,000, क्या कह रहे हो, किसकी, जीपी नहीं ना पता, वही उसी तरीके से निकाल रहा हूँ। स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ जाता है कई बार, पता होना चाहिए। 27 लाख 70, उससे भी बता दूंगा मैं आपको, ये भी पता होना चाहिए, कई बार स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। 27,75,000 माइनस सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। आपने सेल कितनी की, टोटल बता देना। ब्रांच को भी बेचा है आपने और खुद भी सेल की है। $37 लाख 100/180, 100/180, 100/180। प्रॉफिट हटा दिया हमने, 80% प्रॉफिट कमा रहे कॉस्ट पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, बताओ कितनी आई, 20 लाख। 7 लाख आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और आप सीधा यहां पर भी निकाल सकते थे, देखो कितना था, 37 लाख, कितना बताया, 75,000। ये 80/180 करोगे तो सीधा जीपी भी आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना। तो कितना आया ये, 16,60,000। और अगर आप इधर से स्टॉक से बैलेंस करोगे तो भी सेम ही आ रहा है, या सीधा निकाल लोगे तो भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय स्टॉक रिजर्व में 1 लाख नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नील है, तो उसके ऊपर अंडरलाइज प्रॉफिट भी नील होगा। बाय जीपी 16 लाख
60,000। तो एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस कितने हैं? 90, बस 90,000 टोटल कर दो। टू लैख 2,27,000 टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितने का स्टॉक रिजर्व है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है गिवन है ब्रांच का, वो भी निकालना पड़ेगा। और ब्रांच का प्रॉफिट भी आएगा यहां पर, तो जाके इनको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब इसको पूरा करने के लिए ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाना पड़ेगा। हाँ, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक नील है, गुड्स एंड 9,54,000, इनके लिए तो कॉस्ट ही ये है 9,54,000 बाय सेल कितनी है इनकी? 9,50,000 टू जीपी। जीपी 10% है सेल पे, 95,000 रहेगा। 9,50,000 के ऊपर 10% कैसे आया? मैंने बताया नहीं है, 100 की चीज अगर कॉस्ट हेड ऑफिस को पड़ रही है तो 100 का प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, 200 की बेच रहा है वो, 180 को उसको मिली थी, 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया तो 10% हो गया, तो सीधा सेल पे 10% लगाया तो 95,000 आ गया। ठीक, और बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 99,000 टू एक्सपेंस है ना इसके, बाय जीपी 95,000 टू एक्सपेंस 26,000 टू ब्रांच प्रॉफिट 68,200। ये आपके ब्रांच का प्रॉफिट आ गया, और फिर ये हेड ऑफिस में डाल देते हैं 68,000, और ये जो 99,000 है इसके ऊपर अंडरलाइज प्रॉफिट होगा, कितना होगा? 80/180। ठीक, बाकी नेट प्रॉफिट। $14,57,200। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी था, ये 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी आई थिंक कल याद होगा, डिपेंडेंट ब्रांच का था। मैसेज मैरिना दिल्ली हैज ए ब्रांच at Bangalore to which office goods are invoiced at cost plus 25%. cost plus 25% पे आप invoice कर रहे हो। The branch sell both for cash and on credit. Branch expenses are paid direct from head office, and branch has to remit all cash received from the cash received into the head office bank account from the following detail relating to calendar। देखो ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस दे रहा सारे के सारे, और ब्रांच को जितना पैसा भी आ रहा है वो हेड ऑफिस को दे रहा है, यानी कि यार रेमिटेंस भी गिवन नहीं देगा क्वेश्चन। रेमिटेंस क्यों देगा? पता ही है, जितनी भी कैश सेल आएगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, वो सारे का सारा हेड ऑफिस को रेमिट होगा, और ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारा कैश हेड ऑफिस से आएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2011 प्रिपेयर द अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड। आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करना है।
ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेंड वीकली रिटर्न टू द हेड ऑफिस। ठीक है, तो मैं क्या ओरली बता दूं आपको, है ना, ओरली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चीजें आपने करी हुई हैं, सेम जैसा क्वेश्चन हमने किया है। सबसे पहले गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक पे आएगा 45 लाख। इनवॉइसिंग क्या हो रही है, कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, 45 लाख का अगर आप 25/125 करोगे तो लोडिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच 45 लाख की ओपनिंग स्टॉक आई थिंक क्वेश्चन में है। ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं। 45 लाख हो गया इसका। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट वाले पार्ट की एंट्री होगी। अमाउंट कितनी बनेगी, 45 लाख का 25/125 करोगे तो 9 लाख। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, 9 लाख की एंट्री साथ के साथ ये हो जाएगी। उसके बाद रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, 90,000 के गुड्स वापस आ गए हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वापस आ गए ना, गुड्स सेंड डेबिट हो गए वापस, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 90,000 की एंट्री हो जाएगी। और साथ में जो प्रॉफिट होगा वो अनरलाइज हो जाएगा, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 18,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एट बेंगलोर एज ऑन 1 जनवरी 2011, ब्रांच स्टॉक में टू ओपनिंग स्टॉक कितना 4,50,000, इसका स्टॉक रिजर्व भी बना हुआ होगा पिछले साल, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय स्टॉक रिजर्व 90,000। ठीक, उसके बाद सेल हुई है कैश और क्रेडिट, तो बाय कैश सेल बाय ब्रांच कैश, या आप यहां पर ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बाय बैंक, सीधा ही हेड ऑफिस पैसे ले जाएगा बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितने का 15 लाख। और फिर ब्रांच डेटर में आएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 27 लाख। उसके बाद सन्डी डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रांच डेटर में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 5,40,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा, ये बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, सीधा हेड ऑफिस के पास जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, बैड डेट इन द ईयर, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। उसके बाद सेल रिटर्न एट बेंगलोर ब्रांच, स्टॉक में गुड्स वापस आ जाएंगे और ब्रांच डेटर कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट, सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, गुड्स वापस आ गए 60,000 के। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, ये भी हेड ऑफिस पे करेगा। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद सैलरी वेजेस एंड बोनस एट ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस भी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और स्टॉक 31 दिसंबर को इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये आ जाएगा ब्रांच स्टॉक में बाय वाली साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और इसका स्टॉक रिजर्व भी आएगा 1,80,000 का। एंट्रीज पूरी कर ली हमने। अब सबसे पहले को मैच करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ब्रांच स्टॉक में, वो मैच कर जाएगा। अगर वो मैच नहीं करेगा तो या तो डेबिट साइड बढ़ी होगी, क्रेडिट साइड बढ़ी होगी। अगर तो डेबिट साइड बढ़ी आएगी फिर तो अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस ट्रीट करके उसे ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जाएंगे। और अगर क्रेडिट साइड ट्रीट बढ़ी आएगी तो क्या ट्रीट करेंगे कि हमने जो सेल किया वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा किया, तो वो वाला प्रॉफिट भी ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। उसके बाद ब्रांच का बैंक अकाउंट तो है ही नहीं है, ब्रांच का कैश अकाउंट नहीं है, क्योंकि सारे खर्चे तो हेड ऑफिस डील कर रहा है, कैश भी वो ले जाता है। ब्रांच के डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस पता है, ब्रांच को सेल कितनी की है डेटर्स को वो भी है, सेल रिटर्न भी पता है, कैश रिसीव भी पता है, डिस्काउंट भी पता है, और बैड डेट्स भी पता है। बैलेंस कैरी डाउन ऑटोमेटिकली ब्रांच डेटर का आ जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस जितने भी उठ के कहाँ चले जाएंगे, ब्रांच के पीएनएल में चले जाएंगे। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जीपी आ रहेगा, जीपी आप ब्रांच पीएनएल में लेके जाओ, वहां से उसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी डिपेंडेंट ब्रांचेस पूरी तरीके से खत्म है, इंक्लूडिंग होलसेल ब्रांच। ठीक है, अब हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच बच गई है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक हम लोग इनलैंड ब्रांचेस करेंगे और एक फॉरेन ब्रांचेस करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस में डिपेंडेंट वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। डिपेंडेंट वाले ब्रांच पार्ट में एक नॉर्मल डिपेंडेंट ब्रांचेस थी जिसपे हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो कर रहे थे, डेटर मेथड या फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो करते थे, और दूसरी होलसेल ब्रांचेस वो हमने कर ली है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच भी आगे एक इनलैंड ब्रांचेस होगी और एक फॉरेन ब्रांचेस होगी, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ब्रांच अपनी बुक्स यहाँ पर खुद मेंटेन करे। ठीक है, तो वो कल से डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू सो मच।